Hello students, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश चैनल लिटरेचर रीडर बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द चाइल्ड्स लेटर विच हैज़ बीन रिटन बाय यूजीन फील्ड. इस चैप्टर में हमने देखा था कि एक प्रिजनर है, उसको एक क्राइम के लिए इम्प्रिजन किया गया है और जो गवर्नर है उसके पास बहुत सारे पिटिशन्स आते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि आप इनको छोड़ दो, लेकिन गवर्नर जो है उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके हिसाब से उसने क्राइम किया है. लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है और उसने किसी सर्कमस्टेंसेस में आके जो है ये काम किया था, बट गवर्नर वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन. अब गवर्नर जो है एक दिन अपने ऑफिस आते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने लेटर्स देख के, न्यूज़पेपर में भी वही आ रहा है, उनके फ्रेंड्स वही बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. और जब सारे वो मेल्स वगैरह चेक कर लेते हैं तब अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं और तो कुछ नहीं है. तो सेक्रेटरी उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करते हुए बताता है कि एक जो है एक लेटर और है जो एक छोटे से बच्चे ने लिखा है. वो 4 साल की बेटी है प्रिजनर की. तो जो क्रिमिनल है उसकी 4 साल की बेटी है जिसने ये लेटर लिखा है, और जिसने ये लेटर आके दिया था उस जेंटलमैन ने कहा था कि अगर आप ये लेटर पढ़ोगे तो ये उस छोटी बच्ची ने लिखा है, उसने कहा है शायद इसको पढ़ के आप मेरे पापा को वापस घर भेज दोगे. जब गवर्नर उस लेटर को पढ़ते हैं, वो क्रम्पल्ड सा पेज होता है, उसमें जो हैंड राइटिंग है बड़ी टूटी टूटी सी हैंड राइटिंग होती है. जब वो उसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. उन्हें अपनी बेटी की याद आती है जो कि बहुत छोटी थी, जिसकी डेथ हो गई. उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि पापा प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दो. और वो पूरा जब हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था उन्हें क्या क्या फील हुआ कि किस तरीके से वो छोटे से हाथ से वो लिख रही होगी, उसका सर झुका हुआ होगा, कितनी थक गई होगी वो. और ये सारी फीलिंग सोच के वो बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस के साथ, सॉफ्टनेस के साथ और उनकी आंखों में जो नमी छा जाती है उस मिस्टीनेस के साथ वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि मेरे को रिलीज़ ऑर्डर पे मैं साइन कर दूंगा, मुझे रिलीज़ ऑर्डर ला के दे दो. एंड इस तरीके से वो रिहा हो जाता है. जितने भी लोगों ने पिटिशन्स लिखे होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमारे डिटर्मिनेशन की वजह से और हमने इतनी रिक्वेस्ट की उसकी वजह से तुम छूट गए हो. लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस छोटी सी बच्ची ने उस जेल के दरवाजे अपने पापा के लिए खोल दिए होते हैं थ्रू दैट लेटर. ये था हमारा चैप्टर. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. What added to the governor's annoyance that morning? तो गवर्नर बहुत वैसे ही ऑलरेडी वो बैड टेम्पर्ड थे, तो उसके बाद उनकी अनोयंस को और बढ़ा किसने दिया? The governor was surlier than ever that morning because he had been troubled for several days with a matter for which the decision had already been taken. तो गवर्नर जो थे वो ज़्यादा अनॉयड थे. सर्लियर मतलब मोर अनॉयड देन एवर. क्यों? Because he had been troubled for several days. बहुत दिनों से उन्हें परेशान किया जा रहा था with a matter for which the decision had already been taken. एक ऐसे मैटर के कारण जिसके लिए वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके थे, फिर भी लोग उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे. For what 2 reasons did people want the governor to reverse his decisions? वो कौन से 2 reasons थे जिसकी वजह से लोग गवर्नर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपना डिसीजन वापस ले लो? The man who was guilty of a small crime was imprisoned. अब जो एक आदमी था उसने एक छोटा सा क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था. People believed that he had repented for his crime and circumstances had forced him to commit the crime. लोग ये बिलीव करते थे कि वो ऑलरेडी रिग्रेट कर चुका है, उसको पश्चाताप हो चुका है, वो रिपेंट कर चुका है और सर्कमस्टेंसेस ने फोर्स किया था उसको कि वो ये क्राइम करे. मतलब वो ऐसे सिचुएशंस में आ गया था जिसकी वजह से उसको ये क्राइम कमिट करना पड़ा. People wanted the governor to reverse his decision because the man was a good human and he had a family that needed his support. तो सेकेंड रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये हो गया कि वो रिपेंट कर चुका था और सर्कमस्टेंसेस के कारण उसने वो क्राइम किया था. दूसरा ये था कि उसकी फैमिली को उसके सपोर्ट की ज़रूरत थी. वो एक गुड ह्यूमन था और उसकी फैमिली को उसके सपोर्ट की ज़रूरत थी. क्लियर? Why was the secretary embarrassed to answer the governor? तो जब गवर्नर ने पूछा कि और तो कोई मेल नहीं है ना, और कोई लेटर तो नहीं है, तो वो एम्बेरस्ड क्यों हो गए थे? क्योंकि सेक्रेटरी बहुत लॉयल था, वो बहुत ड्यूटीफुल था, वो ऑलरेडी देख रहा था कि गवर्नर बहुत परेशान है, वो और परेशान उन्हें नहीं करना चाहता था. The secretary was embarrassed to answer the question as he had not shown the governor
all the correspondence that he had received, क्योंकि उसने गवर्नर को सारे मेल्स नहीं दिए थे जो उसने रिसीव किया था, एक उसने छोड़ दिया था. He had hidden a letter from the prisoner's little girl. उसने जो कैदी था उस छोटी सी बच्ची, मतलब जो प्रिजनर की जो छोटी सी बच्ची थी 4 साल की, उसने जो एक लेटर भेजा था वो नहीं दिखाया था गवर्नर को. He was a loyal employee and did not want to trouble his employer more. वो एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय था और वो अपने एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था. What images came to the governor's mind when he saw the little girl's letter? अब ये पूरा जो आपकी बुक में पैराग्राफ है, हम उसमें से आंसर ले रहे हैं कि गवर्नर के माइंड में क्या क्या इमेजेस आई जब उन्होंने वो लेटर को पढ़ा. The governor envisioned a little head bending over the crumpled page. गवर्नर ने विजुअलाइज किया एक छोटा सा सर जो लेटर लिखने के लिए वो पेपर के ऊपर झुका हुआ है. A dimpled hand toiling at its labor of love. एक dimpled hand है जो बहुत धीरे धीरे जो है इतनी मेहनत कर रहा है एक लेटर लिखने की. And an earnest little face smiling at the thought that this labor would not be in vain. और एक जो बहुत ही सीरियस लिटिल फेस है जिसके फेस पे एक स्माइल भी है जो ये सोच रहा है कि जो वो लेटर लिख रही है हो सकता है ये जो लेटर है ये जो है मतलब यूजलेस ना हो जाए, इससे उसके पापा वापस आ जाएंगे. He imagined the little girl tired and sleepy while writing the letter but determined to complete it. उन्होंने इमेजिन किया कि वो छोटी सी बच्ची जो है बहुत थक गई है, अब उसे नींद भी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो डिटरमाइंड है कि वो ये लेटर कंप्लीट करके भेजेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर कुड सी in and between the lines of the letter explain the meaning of this sentence. मतलब जो लिखा था उसके अलावा भी गवर्नर जो है बहुत सारी चीजें देख और समझ सकते थे. This sentence means that the governor could understand the feelings of the child who had written the letter. इस सेंटेंस का मतलब है कि गवर्नर जो है सिर्फ उन लाइंस को नहीं पढ़ पा रहे थे, उसके पीछे जो फीलिंग्स थी, उसके पीछे जो एफर्ट्स थे उस छोटी बच्ची के, वो उसको भी देख और समझ पा रहे थे. There was a sweetness and a pathos that he had never seen before. उस लेटर में एक स्वीटनेस था और उस लेटर्स में एक दया थी, एक बहुत ज़्यादा जिसको आपको पढ़ के दया आ जाए, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था. Why was this letter particularly significant for the governor? अब गवर्नर के लिए ये लेटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? The letter was particularly significant for the governor as it reminded him of his little child who was not alive anymore. गवर्नर के लिए ये लेटर particularly ज़्यादा जो था important था, significant था, because उससे उनको किसकी याद आई? उनकी खुद के बच्चे की याद आई जो अब इस दुनिया में नहीं था. It felt like his child was pleading with others to reverse the order. ऐसा लग रहा था कि बाकी लोगों के साथ अब उनका बच्चा जो था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप अपना डिसीजन वापस ले लो. What feelings did this incident rouse in the governor? इस छोटे से इंसिडेंट से जो ये लेटर पढ़ा उन्होंने, उससे गवर्नर के अंदर क्या फीलिंग्स आई? There was a tremulous tenderness in his voice and mistiness in his eyes. जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो क्या हुआ? उनकी आवाज़ में जो एक भारीपन था, मतलब जो आपकी आवाज़ हिल जाती है, थोड़ी भरा जाती है, आप क्या जब आपको रोना आ रहा होता है तो किस तरीके से शेकी हो जाती है आपकी आवाज़, तो ट्रेमुलस टेंडरनेस थी उनकी आवाज़ में, प्लस उनकी आंखों में क्या था? मिस्टीनेस थी, मतलब नमी थी. His heart had melted reading the letter and he had a lump in his throat as he remembered his own daughter. His heart had melted reading the letter. उनका जो दिल था वो पिघल गया था उस लेटर को पढ़ते हुए, और he had a lump in his throat. Plus उनके मतलब उनकी जो गला जो था वो भर आया था, and he remembered his own daughter. जैसे उनको अपनी खुद की बेटी की याद आ गई थी. अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड सिनोनिम्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस. तो आपके पास सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, सॉलिसिटेशंस, एजिटेटेड और मेल. सॉलिसिटेशंस क्या होते हैं? जब आपको कोई कंटिन्यूसली जो है रिक्वेस्ट कर रहा है या मतलब आपसे कुछ मांग रहा है, आपको कुछ दे रहा है ताकि आपसे वो मांग सके, रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि वो आपसे कुछ मांग सके. एजिटेट मतलब होता है गुस्सा होना, और मेल मतलब होता है लेटर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस. तो ये जो 2 हैं सॉलिसिटेशंस का क्या हो गया? पिटीशन और कॉन्जुरेशन. ये दोनों वर्ड्स आपके चैप्टर में हैं.
द मेल इज ऑलवेज फुल ऑफ सॉलिसिटेशंस फ्रॉम वर्दी कॉजेस। तो आप ये बोल सकते हो, एक सेंटेंस बनाना था हमको, तो मैंने क्या लिखा, जो मेरा मेल बॉक्स है इट्स ऑलवेज फुल ऑफ सॉलिसिटेशंस, मतलब उसमें हमेशा बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं फ्रॉम वर्दी कॉजेस, मतलब जो जैसे कि किसी एनजीओ से रिलेटेड होगा या कैंसर हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा, तो ऐसे बहुत सारे वर्दी कॉजेस के सॉलिसिटेशंस होते थे। एजिटेटेड मतलब गुस्सा होना, इसके लिए दो वर्ड्स हैं, हीटेड या फ्रेंजीड। फ्रेंजीड का मतलब भी होता है गुस्सा होना। She was so agitated she could hardly speak, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेल के दो सिनोनिम्स हो गए, करस्पॉन्डेंस और पोस्ट, और इसके लिए हमने लिख दिया यू हैव गॉट अ मेल। ये तो हर मेल बॉक्स में होता है। अब है, आपको क्या लगता है ये जो वो पेपर्स बोल रहे थे वो क्या बोलना चाहते थे? सिंपल आंसर है, पेपर्स का मतलब न्यूज़पेपर्स, द पेपर्स रेफर टू द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, ये जो द पेपर्स रेफर आएगा, रेफर टू द न्यूज़पेपर्स। अब है, द वर्ड फॉर्जर हैज अनदर मीनिंग, रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द सेकंड मीनिंग। तो फॉर्जर का एक और मीनिंग क्या होता है? Here, forger means a furnace or a shop with its furnace where metal is heated and wrought. तो forger का एक मतलब होता है जहाँ पे आप धांधली करते हो, मतलब आप जो है पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को आप या तो उनको उनकी हेरा फेरी कर देते हो या आप गलत छपा देते हो, वो होता है एक फॉर्जरी। एक और फॉर्जर क्या होता है? एक बहुत बड़ी सी भट्टी होती है जिसके अंदर आप किसी भी मेटल को पिघलाते हो। क्लियर? एक फर्नेस होता है जहां पे आप मेटल को गर्म करते हो, रॉट करते हो, उसको पिघलाते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? आपको क्या लगता है स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? The main message of the story is that even the hardest of the hearts can melt in front of a child's innocence. कि हार्डेस्ट आपका मतलब पत्थर दिल जो है वो भी एक बच्चे की इनोसेंस के सामने पिघल सकता है। एम्पैथी इज एन इम्पॉर्टेंट वर्च्यू दैट लेट यू स्टे ह्यूमन। और एम्पैथी जो होता है, जब आपके अंदर आप दूसरों के पेन को समझ सकते हो, उसे बोलते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी एक ऐसी वर्च्यू है, एक ऐसी फीलिंग है जो आपके ह्यूमन हार्ट को ह्यूमन रहने देता है, वरना तो हम में और जानवरों में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। क्लियर? सो दैट इज इट। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द गवर्नर राइट इन इंसिस्टिंग ऑन पनिशमेंट? क्या गवर्नर सही था जो बोलता था नहीं मुझे तो पनिश करना ही है? द गवर्नर वॉज partially right in insisting on the punishment because according to him a crime was committed. अब गवर्नर जो था वो partially right था। क्यों था? क्योंकि उसके हिसाब से एक क्राइम हुआ है और उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलना चाहिए। He did not know the criminal personally and would not know the kind of person he was. अब वो क्रिमिनल को पर्सनली नहीं जानता है, उसे नहीं पता वो किस तरीके का इंसान है। He was a devoted and determined official who believed in doing the right thing. वो एक determined officer थे, एक बहुत ही devoted officer थे जो किस चीज़ में believe करते थे? सही चीज़ करने में। तो भाई अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें punishment मिलेगा। So इस चीज़ पे वो believe करते थे और इसीलिए partially he was right, but you again the empathy factor has to be there. But there is always another side of the story. लेकिन स्टोरी का हमेशा एक और पहलू होता है। द पीपल बिलीव दैट द पर्सन हु वॉज एलिग्ड हैड डन द क्राइम अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस एंड ही हैड अ फैमिली टू वॉच। लेकिन लोग क्या बोल रहे थे कि वो जो आदमी है, वो जिसने भी एक क्राइम किया है, जिसको बोला गया है कि उसने ये क्राइम किया, उसने ये क्राइम कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर आके किया है, उसको फोर्स किया था सिचुएशन ने, जिसकी वजह से उसको कोई रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा और उसके पास एक फैमिली है जिसे उसके सपोर्ट की ज़रूरत है। ही वॉज अ गुड पर्सन सो दे डिड नॉट वॉन्ट हिम टू बी पनिश्ड। वो एक अच्छा आदमी था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उसको पनिशमेंट मिले। क्लियर? Second question है, the governor was upset because the newspapers also carried stories about the case. What in these stories could have angered the governor? अब गवर्नर ने, उनको गुस्सा आ गया था, उन्होंने देखा न्यूज़पेपर जो है वो भी जो है वो ऑफिशियल स्टोरीज बना रहा है, वो भी बहुत सारी स्टोरीज लिख रहा है अबाउट द प्रिजनर, अबाउट कि गवर्नर क्यों उसको रिहा नहीं कर रहे। तो क्या लिखा होगा इन स्टोरीज में? The stories carried in the newspapers could have been about the man who was alleged to have committed the crime. तो ये जो स्टोरीज थी किसके बारे में होगी? ये होगी उस आदमी के बारे में जिसने वो क्राइम किया था।
there can be testimonies and petitions from people who were appealing for him to be set free. उसमें टेस्टिमनीज होगी, जैसे बहुत सारे लोगों का आप इंटरव्यू लेते हो ना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, तो हो सकता है बहुत सारी टेस्टिमनीज हो सकता है लोगों के पिटीशन के बारे में बात हुई हो कि आप जो हो इस प्रिजनर को रिहा कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस शुड अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम बी फॉरगिवन. अब बहुत सारे लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ लोग अनजाने में करते हैं. तो किस सिचुएशन के अंडर में आपको अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे माफ कर देना चाहिए. पहली चीज होती है अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर रहा है, मतलब अगर कोई आपको मार रहा है, कोई आपके ऊपर बंदूक तान के खड़ा है, तो आपको अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई क्राइम करते हो तो उसके लिए आपको फॉरगिव किया जा सकता है. दूसरा होता है सर्कमस्टेंसेस. कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते और उन सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको फॉरगिव किया जा सकता है. एंड ऑल्सो अगर कोई इंसान है उसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, मतलब वो उसने कभी इससे पहले कोई क्राइम नहीं किया है, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है सोसाइटी का, तो आप उसे फॉरगिव कर सकते हो. तो यही आंसर हमने लिखा है. A person who has committed a crime can be forgiven if only he has committed the crime under some inevitable circumstances or self-defense. या तो अंडर सम मतलब कुछ इनएविटेबल का मतलब होता है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपने काम किया है या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है. ऑल्सो द पर्सन शुड हैव अ क्लीन रिकॉर्ड. और ठीक है अगर आपने जो है सेल्फ डिफेंस में किया है या इनएविटेबल सर्कमस्टेंसेस में किया है, इसके बाद भी आपका रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. एंड ही शुड बी अ वेल बिहेव्ड पर्सन ऑफ द सोसाइटी. वो सोसाइटी का एक वेल बिहेव्ड पर्सन होना चाहिए. तो अगर ये सारी सिचुएशंस होती हैं तो कभी कभी आप फॉरगिव कर सकते हो. क्लियर? सो दैट्स इट. And on this note, we are done with our English channel literature reader book. Yay, we are done with the book. We finished this. So thank you so much guys for being with me. It was lovely. I enjoyed making these videos and I hope you liked them too. If you did, you are supposed to like, share and subscribe and to watch the entire series. तो आपके पास English channel literature reader की जो playlist है वो आपको या तो YouTube में मिल जाएगी या तो you can visit our website magnetbrains.com. Now click on courses here. Go to class 7. जैसे आप क्लास 7 में क्लिक करोगे आपके पास सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी अभी तक कवर हुए हैं वो आ जाएंगे. You now will have to click on English channel literature reader which will have my face. So once you do that आपके पास चैप्टर वाइज सारे कंटेंट आ जाएगा कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 उसमें समरी एक्सप्लेनेशन है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो whatever you wish to study, click on that and your video will appear. So that's very simple, right? Thank you so much for being with me. Do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Bye bye.